बदल गई। मुझे गहरा सदमा पहुंचा। उसके बाद जिंदगी बस डाउन यानी नीचे ही जाती रही। पहले लिफ्ट से नीचे उतरा, फिर एयरपोर्ट पर अपनी कार से, फिर प्लेन से नीचे उतर के इंडिया में पापा की बॉडी को एम्बुलेंस से नीचे उतारा। कंपनी के शेयर बुरी तरह नीचे गिरे। पापा ने अलग अलग कंपनियों में करीब 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। इतना ही नहीं, बैंक से भी 250 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ था। ग्लोबल मार्केट क्रैश होने की वजह से हमारे शेयर्स की वैल्यू ना के बराबर हो गई। पापा की अस्थियां पानी में बहाते ही भैया की हिम्मत उनका साथ छोड़ गई। उन्हें गहरा सदमा लगा। रिश्तेदारों ने कहा वो पागल हो गए। पापा के चले जाने के 1 महीने बाद घर लोगों से भर गया था। इस भीड़ में हमसे सहानुभूति जताने वाले कम और इस बात से डरने वाले लोग ज्यादा थे कि हम उनका कर्ज चुका पाएंगे या नहीं। मेरी भाभी और उनके पिता ने मुझे ऑफिस जाने की राय दी। मैं उस कमरे में कई बार गया था जब पापा जिंदा थे, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि इस बार जब अंदर जाऊंगा तो जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। मोहन कुमार मिश्रा शक्ल से जितना टेढ़ा लगता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। पापा कहते थे ये आदमी किसी का सगा नहीं है। ना मेरे पापा का दोस्त था, ना उनका बिजनेस पार्टनर, बस हम इसे जानते थे। पूना में जब इसके पिता की मौत हुई तो ये उनके अंतिम संस्कार में नहीं गया। अगले दिन वहां पहुंचा क्योंकि अगले दिन का एयरफेयर सस्ता था। लोग सुबह जॉगिंग के लिए निकलते हैं तो ये रात को जॉगिंग करता है ताकि कोई पैसे उधार न मांग ले। 15 साल पहले इसकी बीवी ने इसे बिना बताए 10 ग्राम सोना खरीद लिया था। उसके बाद सोने के दाम 500 रुपए गिर गए थे। ये अपनी बीवी से इतना नाराज हुआ कि इसने उससे बात करना ही बंद कर दिया। उसके बाद सोने का भाव फिर से बढ़ गया। साथ ही इन दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई। बात तो होती है लेकिन मुंह से नहीं, दीवार पर लगे कागजों से। पापा की मौत के बाद मोहन कुमार का यहाँ आना मुझे हैरान कर रहा था। 5 साल और जिंदा रह जाते तो सब कुछ सेट हो जाता। अब तो उनकी कमाई और कर्ज तराजू के दोनों हाथों की तरह एक ही लेवल पर हैं। रियल एस्टेट में लगाया सारा पैसा फंस गया है। 60 प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। घर, कार, पॉलिसीज, डिपॉजिट्स, गोल्ड, पेंटिंग, सब कुछ बेचने के बाद भी कर्ज उतर नहीं पाएगा। ये सब बेचकर सड़क पर आने का प्लान है तो वैसे इसकी जरूरत नहीं। अपने पास इसका तोड़ है। तुम्हारे पास अभी जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनकी कीमत ना के बराबर है। मार्केट के बुरे हाल की वजह से वो रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए वो शेयर्स बैंक को गारंटी के तौर पर दे दो और घर, गहने और बची प्रॉपर्टी अपनी माँ और भाभी के नाम कर दो। अब आगे की जिंदगी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी से काट लो। कर्जदारों से कह देना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ज्यादा शोर या तमाशा करे तो कह देना कि तुम्हारे बाप के लिए हुए कर्ज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कंगाली का दावा करके सिचुएशन से किनारा कर लेना। ये कोई नई बात नहीं है। अमीर लोग तो इस तरह का गेम खेलते ही रहते हैं। 2-3 साल मुंह पर ताला लगाकर पीछे अपना बिजनेस चलाते रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा की इज्जत खाक हो जाएगी। वो खुद खाक हो गए। सर प्लीज मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर, लोगों ने जिस भरोसे से पापा को कर्ज दिया है वो तोड़ना ठीक होगा? तो क्या परिवार को सड़क पर लाना ठीक होगा? आप जितना भी कहें मैं आपकी बात से कन्विंस नहीं होगा। इट्स अगेंस्ट माय वैल्यूज। वैल्यूज? इन वैल्यूज की झूठी शान बनाए रखने के लिए अपने परिवार को तबाह करना ठीक होगा? सर, कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है और उसे टालना समझदारी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा लोगों की नजरों में क्रिमिनल बन जाएंगे। जब भी कोई मेरे पापा को याद करे तो वो उनकी अच्छाई के लिए करे, उनकी बुराई के लिए नहीं। सर, इन पेपर्स पर साइन करके तुम उस कर्ज के लिए जिम्मेदार ठहरोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरी नजरों में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। 300 करोड़ एक सिग्नेचर से फैसला हो जाएगा कि तुम वाल्केश्वर में रहोगे या मीरा रोड में, रोल्स रॉयस में घूमोगे या बस में धक्के खाओगे, होटल में खाना खाओगे या मंदिर में। ये एक सिग्नेचर तुम्हारी किस्मत पलट सकती है। इसलिए एक बार फिर से सोच लो।
नहीं चाहिए था वो रख लिया, और जो चाहिए था वो दे दिया। जज्बात में बहकर ये तो अपने होशो हवास खो बैठा है। अब तुम अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करना। पता नहीं इस वक्त ये कहना सही होगा या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर अभी नहीं कहा तो बेकार में तुम्हारे दिल में आशा बनी रहेगी कि अगले महीने शादी होने वाली है। ये सगाई टूट चुकी है। अपनी मां से कह देना। पल्लवी, पल्लवी, सगाई के वक्त जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तब भी वो चुप थी। मुझे लगा वो शर्मा रही है, पर अब जब वो मुझे छोड़ के जा रही है तो भी वो चुप है। पता नहीं इसका क्या मतलब निकालूं। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बैंक के नाम कर दी। रहने को ये घर तक नहीं बचा। दामाद जी इस सदमे से बाहर नहीं निकलेंगे, और बनी के इस फैसले से पूरा परिवार सदमे में है। मेरी बात मान और बच्चों को लेकर मेरे साथ चल। हम डिवोर्स फाइल कर देंगे। अभी तेरी पूरी जिंदगी बाकी है, इसे बर्बाद क्यों करना चाहती है? बेटा कुछ तो बोल। बनी, डैडी जा रहे हैं, प्लीज इन्हें कार तक छोड़कर आ जाओ। मैं खुद चला जाऊंगा, चलो। कॉफी पियोगे? मुझे तो पीनी है, मेरा सर चकरा रहा है इनकी फिजूल की बातें सुन के। जो हो रहा है हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। भाभी के पास यहाँ से जाने का मौका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ रहने का फैसला किया। पैसे वापस करने के लिए उन्होंने अपनी घड़ी, अपने सारे गहने तक दे दिए। इतने बड़े दिल की औरत को मैं क्या दे सकता हूँ? चाचा, अगर मैं छोटी की परवरिश बिना दुख और तकलीफ के कर पाया तो कम से कम भाभी का कर्ज चुका पाऊंगा। इस 5 सीरीज BMW में लेग स्पेस बहुत कम है। बाबा से कह के एक 7 सीरीज BMW ले लेंगे। ठीक है भैया। 1 करोड़ की लॉटरी में भी 30 लाख टैक्स कट जाता है। इसलिए कहते हैं लक बिना डिस्काउंट के नहीं मिलता, लेकिन बैड लक बोनस के साथ मिलता है। क्यों? जी को घर पसंद नहीं आया, पर वो जानती नहीं है कैसे कहा जाए। भाभी को घर पसंद नहीं आया, पर वो कुछ कहेंगी नहीं। माँ की कोई इच्छाएं नहीं बची है तो पसंद नापसंद की बात ही नहीं आती। भैया उनके सेक्रेटरी जॉन से बात कर रही हैं। उनके अलावा जॉन किसी और को दिखाई नहीं देता, क्योंकि जॉन 1 महीने पहले रिजाइन कर चुका है। एक साइकाइट्रिस्ट भैया को यही समझाने की कोशिश कर रहा है। उसकी फीस बहुत है, लेकिन इलाज तो कराना ही पड़ेगा। We need to follow the protocol. Got it, John? क्या हुआ परी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा? मुझे ये घर अच्छा नहीं लगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ब्लैह, बेकार है। बट हमें 1 साल तक इसी घर में रहना पड़ेगा। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुंबई में 100 स्पेशल बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक चैनल वाले उनके साथ एक रियलिटी गेम शो करना चाहते हैं। गेम? या गेम जो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, अपनी मम्मी की बात मानेगा, उसे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। जिसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसे मिलेगा एक बड़ा गिफ्ट। अगर तुम जीत गई तो हमें अपनी कार्स और बंगला वापस मिल जाएंगे। मुझे चॉकलेट्स मिलेंगे? बहुत सारे। इतनी? इतनी इतनी तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स देंगे कि मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। नमस्ते मैडम। मैं आपके पति को जानता था। सालों पहले अपने साले की नौकरी के लिए उनके पास गया था, उन्होंने मना कर दिया। उस वक्त वो राजा की जिंदगी जी रहे थे, वो भी उधार के पैसों पर। जेब में 1 रुपया होता तो भी वो 100 करोड़ का कर्जा लेके ऐश करते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर। उनके जाने के बाद जब अकाउंट सामने आया ना, तो बेचारा पूरा परिवार करोड़पति से रोड़पति बन गया। लड़की बाजी, दारू, इसी पे पैसा उड़ाया होगा और क्या। पापा के जाने के बाद अब मजाक कांटे की तरह चुभता है। शायद आपके इस गंदे जोक पर पहले मैं हंस लेता। चाय कॉफी कुछ पियेंगे? वक्त पर किराया मिलता रहेगा।
यहाँ आने की जरूरत नहीं है, प्लीज। नॉर्मली शी इज गुड, लेकिन ये किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेशन की बात कर रही थी और आपके वालकेश्वर वाले घर में चैनल वाले ठहरे हुए हैं और आपके कार शोरूम को सेट की तरह यूज कर रहे हैं। और वो ये भी कह रही थी कि 1 साल बाद जब शो खत्म होगा तो आपको आपकी सारी चीजें वापस मिल जाएगी। अभी से इतना झूठ बोलती हैं, आगे जाके क्या करेगी? प्रिंसिपल मैम, आपके परिवार में किसी को मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम के बावजूद काम करते रहना यही एक सक्सेसफुल बिजनेस की पहचान है। हमारी कंपनी की ग्रोथ 1 साल में 50% से ज्यादा हुई है। हमने मार्केट में 400 करोड़ लगाए हुए हैं। 1 साल के अंदर हमारे शेयर प्राइसेस 2 नहीं पूरे 3 गुना बढ़ेंगे। आई होप यू अप। तुम कौन हो? ये मेरे कैबिन में क्या कर रही है जॉन? सही कह रहे हैं, मैं समझ गई। एक्सक्यूज मी, या टर्म फीस बाकी है, ट्रांसपोर्ट, बुक्स और बाकी खर्चे मिला के 2 लाख होते हैं। 2 लाख मंथ एंड तक भरनी होगी। मंथ एंड? आप भूल ना जाए इसलिए हम फिर से याद दिला देंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, रकम इतनी बड़ी है कि भूल नहीं पाऊंगा और वक्त इतना कम है कि याद दिलाता रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए। उन्होंने फीस मांगी ना? कितनी? ये रखो। स्कूल बदल दें? नहीं भाभी, जीने का तरीका बदलना होगा।